यह यकीनन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीनी और अमेरिकी नौसेनाओं द्वारा किया गया अब तक का सबसे गुप्त मिशन था। बिना किसी अनुरक्षक के संचालित एक भारी क्रूजर को टिनियन द्वीप पर 2 हथियार पहुंचाने का काम सौंपा गया था, जिससे युद्ध समय से पहले समाप्त हो गया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अकेले संचालित एक भारी क्रूजर को जापानी हवाई हमलों का लगातार खतरा बना रहता था। क्रूजर की व्यापक विमानरोधी मारक क्षमता के बावजूद यह अक्सर आत्मघाती हमलों की चपेट में रहता था। हालांकि इस तरह के एक स्पष्ट हमले से कम उन्हें अपने लक्ष्यों का शीघ्र पता लगाने में मदद मिलती थी। उनका सबसे बड़ा डर पानी के नीचे जापानी पनडुब्बियों का अचानक प्रकट होना था। पारंपरिक टॉर्पीडो के अलावा उस समय जापानी पनडुब्बियां मानवयुक्त टॉर्पीडो भी दाग सकती थीं, जिनके पायलट अपनी इच्छानुसार उनकी दिशा समायोजित कर सकते थे। एक बार निशाना लगने के बाद इन टॉर्पीडो से बचना मुश्किल साबित हुआ। भारी क्रूजर के कैप्टन मार्क को पता था कि यह मिशन खतरों से भरा है, लेकिन अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने उन पर आगे बढ़ने का दबाव डाला। इसके अलावा जापान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध 4 साल से चल रहा था। जापानी मुख्य भूमि पर बड़ी संख्या में सैनिक भेजने से बचने के लिए, जिससे भारी नुकसान हो सकता था, अमेरिकी सरकार ने जापान के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि अमेरिका के पास लंबी दूरी के बमवर्षक विमानों की कमी थी और वह सीधे जापानी मुख्य भूमि तक बम नहीं पहुंचा सकता था। जनरल ने बम को ले जाने के लिए एक युद्धपोत का इस्तेमाल करने का विचार बनाया। इससे न केवल जापानी ध्यान आकर्षित करने से बचा जा सकेगा, बल्कि टिनियन द्वीप स्थित हवाई अड्डे तक जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। वहां से B-29 बमवर्षक बम को जापानी मुख्य भूमि तक पहुंचाएंगे। भारी क्रूजर USS एनापोलिस की कमान संभाल रही मार्क अड्डे पर मरम्मत और पुनः आपूर्ति का काम कर रहे थे, इसलिए बम पहुंचाने का काम उन पर आ गया। शुरुआत में उनके वरिष्ठों ने उन्हें यह नहीं बताया कि बम एक परमाणु बम है, केवल इतना बताया कि यह राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से आदेशित एक अतिगोपनीय मिशन है और उन्हें इसे बिना किसी अनुरक्षण के पूरा करना होगा। दोनों खेपें जल्दी से टिनियन द्वीप पहुंचा दी गयी। समय कम था और मिशन भारी था। अगले दिन मार्क ने सभी क्रू सदस्यों को डेक पर इकट्ठा किया और प्रस्थान से पहले एक अंतिम शॉट लिया। वह जानता था कि इस मिशन का जोखिम बहुत ज्यादा था और यह बहुत संभव था कि यह उनका आखिरी मिशन हो। उसके बाद भारी क्रूजर USS पोलिस गोल्डन गेट ब्रिज के पास नौसैनिक अड्डे से रवाना हुआ। रास्ते में मार्क बहुत चिंतित लग रहा था, क्योंकि जहाज पर मौजूद कुछ सैनिकों ने कभी वास्तविक युद्ध में भाग नहीं लिया था और उन्हें समुद्र में खतरों का कोई अंदाजा नहीं था। इसके अलावा युद्धपोत को दुश्मन के जहाजों और विमानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह पानी के नीचे की पनडुब्बियों से प्रभावी ढंग से नहीं निपट सकता था। इसके अलावा जापानी सेना का पनडुब्बियों से बचने का सामान्य तरीका Z दबाकर खुद ही रवाना होना था। अगर उन्हें जापानी सेना की ओर से काइटेन टॉर्पीडो हमले का सामना करना पड़ा, तो उनके पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए अब उन्हें पनडुब्बी हमलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल सतह के जहाजों और विमानों से निपटने के लिए जहाज पर मौजूद सैनिकों की आवश्यकता है। उन्होंने जल्दी से रक्षात्मक तैयारियां की और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने रास्ते में इसे एक युद्ध अभ्यास के रूप में भी इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ सैनिकों ने कभी वास्तविक युद्ध में भाग नहीं लिया था, फिर भी अभ्यास के दौरान उनकी संचालन गति बहुत तेज थी। फिर भी यह युद्धपोत को जापानी सेना द्वारा डुबाए जाने से नहीं बचा सका। युद्धपोत कुछ दिनों तक नौकायन करने के बाद अंततः सुरक्षित रूप से टिनियन द्वीप पहुंच गया। जिस रहस्यमय माल को वे ले जा रहे थे, उसे कर्मचारियों ने जल्दी से वाहन में स्थानांतरित कर दिया और फिर सीधे वायुसेना अड्डे के हथियार डिपो में पहुंचा दिया। मुझे लगा कि मिशन समाप्त हो गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कप्तान को इस समय एक और रहस्यमय पत्र मिला। इसमें युद्धपोत को एटोम तक भेजने का आदेश देने का संदेश था। कप्तान ने सोचा कि चूंकि इस बार माल सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया था, इसलिए उसने जल्दी से अड्डे के एडमिरल से संपर्क किया और उनसे एटोम तक उसके लिए एक अनुरक्षक जहाज की व्यवस्था करने को कहा। अप्रत्याशित रूप से एडमिरल ने कहा कि इस बार आपकी लड़ाई, आप लोग पहले कभी यहाँ नहीं आए हैं, तो मैं आपके लिए एस्कॉर्ट निरीक्षण की व्यवस्था कैसे कर सकता हूँ। कप्तान यह जवाब सुनकर असहाय हो गया। आदेशों की अवहेलना करने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह वे टिनियन द्वीप से चले गए और एक बार फिर अकेले नौकायन करने लगे। जल्द ही रात हो गई। जब कप्तान स्थिति की जांच करने के लिए पुल पर पहुंचा, तो पास के एक सैनिक ने डेक पर किसी के सोने की सूचना दी। घना कोहरा छा रहा था, इसलिए कप्तान ने उन्हें जल्दी से कोहरे से गुजरने का आदेश दिया और फिर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए Z दबाए। पुल छोड़ने से पहले कप्तान ने विशेष रूप से 24 पुरुष स्क्वाड्रन से एक सप्ताह के लिए मेस हॉल में काम करने के लिए मजबूर करने की उसकी सजा के बारे में पूछताछ की। 24 पुरुष स्क्वाड्रन ने कहा कि जापानी अनुशासन सख्त है और अगर वे उन्हें हराना चाहते हैं तो वे ढिलाई नहीं बरत सकते। हालांकि कप्तान को लगा कि चालक दल बहुत कठिन काम कर रहा है। उसी समय एक जापानी पनडुब्बी उनके पास ही सतह पर आ गई थी। जहाज पर मौजूद जापानी अधिकारी ने दूरबीन से उनकी नजरें देख ली थीं और हमला करने के लिए तैयार था। पनडुब्बी तेजी से टॉर्पीडो की गहराई के पास पहुंच रही थी। अचानक युद्धपोत पर मौजूद सैनिक और भी आक्रामक हो गए और उन्होंने फोनोग्राफ चालू कर दिया। जल्द ही पूरा जहाज संगीत से गूंज उठा और सभी निश्चिंत हो गए, खासकर वे जिन्हें दूसरे नंबर के कमांडर ने नीचे न देखने की सजा दी थी। जापानी अब रसोई में इकट्ठा थे, आने वाले खतरे से बेखबर। इस बीच जापानियों ने अपने पेरिस्कोप से युद्धपोत पर निशाना साध लिया था। जापानी अधिकारी के आदेश पर 2 टॉर्पीडो तेजी से दागे गए। जैसे ही टॉर्पीडो युद्धपोत से टकराने वाले थे, रसोई में मौजूद सैनिक अभी भी मजे कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अगले ही पल वे अचानक से पकड़े जाएंगे। हमले के बाद कप्तान ने तुरंत पूरे जहाज को युद्ध की तैयारी की स्थिति में जाने का आदेश दिया।
लेकिन जवाबी हमले की कोई संभावना नहीं थी। जापानी सहयोगियों ने टॉर्पीडो की एक और बौछार शुरू कर दी। जहाज के अंदर कई जगहों पर आग लग गई। किसी ने अग्निशमन प्रणाली को सक्रिय करने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि प्रणाली उसे नियंत्रित नहीं कर सकी। लगातार हो रहे विस्फोटों के बीच कई सैनिकों ने पानी में कूदने का फैसला किया। कुछ ही मिनटों में पतवार नाटकीय रूप से आगे की ओर झुकने लगी और जल्द ही पूरा अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया। फिर पतवार अचानक बीच में से टूट गई। सौभाग्य से चालक दल के सदस्य समय रहते समुद्र में कूदने में सक्षम थे, लेकिन फिर पिछला हिस्सा फिर से आगे की ओर झुकने लगा और जहाज पर सवार चालक दल केवल झुके हुए पतवार के साथ ही नीचे कूद सकता था। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण के दौरान कप्तान अभी भी आदेश दे रहा था, लेकिन अगले ही पल वह सीधे समुद्र में उड़ गया। सौभाग्य से वह घायल नहीं हुआ, लेकिन जिस भारी क्रूजर की उसने कमान संभाली थी वह पूरी तरह से समुद्र के तल में डूबने वाला था।